Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to discuss indeterminate errors. We have already discussed the various types of errors: determinate error, indeterminate error, and gross errors. And today we are in our previous lectures we have discussed the ways to express the determinate errors. And today we are going to discuss the mathematically way to express the indeterminate error. So actually, uh, if the source of error is not known, the errors which can neither be determined are called as random error, accidental error, or indeterminate errors. These random errors are the indeterminate errors appears as a small difference in the successive measurements. सो आपकी जो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स हैं उनके अंदर हमेशा एक डिफरेंस पाया जाता है. दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द indeterminate errors are due to the random errors. And we can express this basically random error represent the experimental uncertainty that occur in any measurements. जब आप डेटा रिकॉर्ड करते हो तो आपकी जो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स है वो कभी भी 100% सेम नहीं होती. वो उनके अंदर हमेशा थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि एट ए टाइम जब आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो कोई एक फैक्टर नहीं. इन एडिशन टू आवर नॉन फैक्टर्स, जैसे कि आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, आपका इंस्ट्रूमेंटल इन्वॉल्वमेंट है, आपका प्रोसीजरल या मेथड इन्वॉल्वमेंट है. इन एडिशन टू दैट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स और पैरामीटर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ऑन द एक्यूरेसी ऑफ योर मेजरमेंट्स. और वो तादाद में इतने ज्यादा हैं और उनकी जो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड है वो बहुत थोड़ी होती है, लेकिन ओवरऑल उनका इम्पैक्ट जो है उसको हम डिक्लेयर करते हैं कि इट्स अ रैंडम एरर, बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन टू कंट्रोल दैम. दैट्स व्हाई ये मेजरेबल भी नहीं होते और इनको हम ओवरऑल इंडिविजुअली मेजरेबल नहीं होते, इनको ओवरऑल हम रैंडम एरर कह देते हैं. तो इनको मैथमेटिकली डेटा के अंदर प्रेजेंट करने के लिए हम मुख्तलिफ पैरामीटर यूज करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है या वेरिएंस है. अब आपके पास एक ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिसके अंदर ये जो जीरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपकी मीन वैल्यू. अब ये मीन वैल्यू जिस एक्सपेरिमेंटल डेटा से कैलकुलेट की गई है ये उसका स्प्रेड है. उसकी रेंज ये भी हो सकती है, क्योंकि जो मीन वैल्यू है वो इक्वली जिस डेटा से कैलकुलेट की जाती है वो डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है अबाउट द मीन पोजीशन. वो उतना ही आपकी एवरेज वैल्यू से पॉजिटिव साइड पे होता है, उतना ही एवरेज साइड से लेस साइड पे होता है. तो गोया अगर आपकी मीन वैल्यू जीरो है तो आपका जो रेंज ऑफ डेटा है वो सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस भी हो सकती है, या फिर अगर उसकी रेंज बढ़ जाती है तो वो -2 सिग्मा से +2 सिग्मा तक चली जाती है. अगर उसका हम स्प्रेड और बढ़ा देते हैं तो आपकी ये -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक चली जाती है. अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये मालूम करने वाली है कि एक तो जो रैंडम एरर है दैट ऑलवेज फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन पैटर्न, जिसके अंदर आपका जो डेटा है, जो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट योर मीन पोजीशन, जिससे आपने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की होती है. अब अगर आपकी जो रेंज है वो ज्यादा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है. जैसे जैसे रेंज कम पड़ती जाती है जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो सर्टेनिटी है, वो रिड्यूस होती जाती है. द सेम इज शोन हेयर. अगर आपका रेंज ऑफ डेटा जो है वो माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा के दरम्यान में है, रेंज बहुत थोड़ी है,
तो आपका जो लेवल ऑफ सर्टेनिटी है दैट इज 68%। लेवल ऑफ सर्टेनिटी मुराद ये है कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है इस रेंज के अंदर फॉल करती है। ये तो हमारी कैलकुलेटेड मीन है ना, जो हमने डेटा में इसके अलावा एक एक्चुअल उसकी जो वैल्यू है, जो ट्रू मीन उसकी एग्जिस्ट करती है। रिकॉल, जैसे मैंने को बताया था कि 20 ppm का फेरिक का सोल्यूशन बना के हमने उसके मुख्तलिफ 6 रेप्लिकेट बना के उनका इंडिविजुअली एनालिसिस किया था। तो जो हमारी इंडिविजुअली एनालिसिस की मेजर आती है, वैल्यू आती है, वो कभी भी ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं है। माइट भी कुछ वैल्यूज बड़ी करीब है, कुछ उससे थोड़ी सी डिफरेंस रखती हैं, लेकिन कोई भी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही, वो रिपीट नहीं होती। ठीक। तो इसी तरह ये आप हमारी एवरेज वैल्यू है। तो ये आप ही नहीं कह सकते कि 100% नहीं वैल्यू, वही वैल्यू है जो आपने, ये आपने मेजर की है, एक एक्चुअल वैल्यू है। तो इसी तरह अगर आपका डेटा जो है उसकी रेंज बढ़ जाती है, +2 सिग्मा से लेके -2 सिग्मा तक चली जाती है, जैसे रेंज बढ़ जाती है तो चांसेस कि आपकी वैल्यू इस रेंज के अंदर ही पाई जाती है वो बढ़ जाते हैं। इसको सर्टेनिटी बोलते हैं, और ये 95% हो जाती है। और अगर आपकी जो रेंज फर्दर एक्सपेंड कर जाती है, आपके डेटा का स्प्रेड मजीद बढ़ जाता है, +3 सिग्मा से -3 सिग्मा तक चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वी आर हाईली सर्टन, द सर्टेनिटी इज मैक्सिमम, दैट इज 99.7%, कि आपकी जो एक्चुअल मीन वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर पाई जाती है। तो रैंडम एरर फॉलो आ गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। एंड जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिकली ये ग्राफ के ऊपर थोड़ी सी चीजें ब्रीफ कर चुका हूं, तो इसमें किसी भी एक पैरामीटर को ले लें। फॉर एग्जांपल हम दरमियान वाले पैरामीटर को ले लेते हैं, जिसमें जो हमारा रेंज ऑफ डेटा है वो -2 सिग्मा से +2 सिग्मा तक है। तो इसकी मीन वैल्यू एक्स बार जो कि आपको यहाँ शो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वी आर 95% सर्टन दैट द ट्रू वैल्यू फॉल विद इन 2 सिग्मा इनफिनाइट पॉपुलेशन के लिए, सब्जेक्ट टू देयर इज नो सिस्टमेटिक एरर। तो अब हम देखते हैं कि जो आपका इनफिनाइट पॉपुलेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनफिनाइट सेट ऑफ डेटा, चूंकि हम रैंडम एरर को मेजर करते हैं बाय मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब ये आप जैसे देखते हैं कि थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा व्हेन n इज ग्रेटर देन 30, 30 आपके नंबर ऑफ सैंपल्स है, नंबर ऑफ आपकी ऑब्जर्वेशंस है। तो अगर ये जनरली अज्यूम किया गया है कि अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो मोर देन 30 है, तो मोस्टली ये इनफिनाइट पॉपुलेशन के लिए किया जाता है। तो इनफिनाइट पॉपुलेशन के लिए या इनफिनाइट सेट ऑफ डेटा के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है, वो है सिग्मा इज इक्वल टू समेशन xi माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर n होल अंडर रूट। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है, और ये म्यू आपकी ट्रू वैल्यू है, इनफिनाइट मेजरमेंट्स की ट्रू वैल्यू। यानी कि कोई उसकी ट्रू वैल्यू तो है ना जिसकी आप मेजरमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो इनफिनाइट मीन ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, ट्रू वैल्यू जिसे कहते हैं, और ये आपका एक्सआई जो है ये आपकी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स होती है। ये आपकी इंडिविजुअल हर मेजरमेंट, आप जैसे टाइट्रेशन करते हैं तो आपने एक रीडिंग ली है, दूसरी ली है, तीसरी ली है, तो वो आपकी हर टाइट्रेशन की जो वैल्यू आती है आपका वॉल्यूम की, वो क्या है, इंडिविजुअल वैल्यू। तो अगर ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास फिनाइट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा है, और मोस्टली हम जिस डेटा को डील करते हैं इन केमिस्ट्री, इन फिजिकल साइंसेज जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, या आपके और मटेरियल साइंस है, तो इसमें मोस्टली जो है हम ये फिनाइट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा को डील करते हैं, जिसमें फिनाइट पॉपुलेशन होती है। तो अब इसकी जो एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन, जब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो लेस देन 30 है, तो इसके लिए फिनाइट सेट ऑफ डेटा के लिए जो उसकी पर्सियन है उसको हम मेजर करते हैं, पर्सियन ऑफ योर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बाय मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें ये आपका फार्मूला जो है, ये स्मॉल एस पहले सिग्मा था,
अगर आप प्रीवियस देखते हैं ये सिग्मा है, और अगर आपकी फिनाइट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो उसके लिए स्मॉल एस के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ बुक्स के अंदर इसको एस डी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो गोया एस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस वन होल अंडर रूट। अब इसके अंदर एक्स आई क्या है, आपकी जो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स हैं। आप जब भी कोई डेटा रिकॉर्ड करते हैं, कोई एनालिसिस करते हैं, तो हमेशा उसकी आप रेप्लिकेट मेजर करते हैं। जब टाइट्रेशन करते हैं तो 3 रीडिंग लेते हैं, आपने कैलिब्रेशन की है तो 3 रीडिंग, और ये हर उस इंडिविजुअल मेजरमेंट को आप एक्स आई बोलेंगे, और आपका जो उसका मीन वैल्यू है उसको आप एक्स बार बोलेंगे। इसका स्क्वायर, समेशन स्क्वायर, और उसके बाद क्या कहना चाहिए, एन, ये आपकी नंबर ऑफ मेजरमेंट है। -1 ये इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। n-1 बेसिकली ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर आपकी टोटल 4 मेजरमेंट्स है तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, 4-1। अगर आपकी टोटल मेजरमेंट्स 5 हैं तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कम होगा, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो बहरकैफ ये फार्मूला है उसका, ये आपने हमेशा याद रखना है। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, यानी कि आपने आपका जो एक्सपेरिमेंटल डेटा उसकी मीन निकाल ली है, उसकी मीन निकाल ली है, और मीन की आपने उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो फिर उसकी क्या कहना चाहिए कि इसको एस मीन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर एस ओवर अंडर रूट एन, इसका फार्मूला ये है। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन और इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। ये मैं आपको प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुका हूं कि जब आपके पास बहुत से सेट ऑफ डेटा हो, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल कोट की थी कि एक बच्चा है आपके पास एडमिशन के लिए आ गया है बीएस में, और वो जिस स्कूलिंग सिस्टम से आपके पास आया है वहाँ टोटल नंबर 100 है, और उसकी हासिल करदा नंबर जो है वो 70 है। अब एक बच्चा किसी दूसरे एजुकेशन सिस्टम से आ गया है, और उसके जो टोटल नंबर हैं वो 500 है, और उसके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो 370 है। अब एक बच्चा आ गया है दूसरे किसी एजुकेशन सिस्टम से जिसके टोटल नंबर 100 है लेकिन उसके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो 800 है। अब हम कैसे कहें कि किस बच्चे की परफॉर्मेंस बेहतर है या वो ज्यादा वो मेरिट पे है। ठीक है, तो हम उनके नंबरों को किसी एक स्केल पे लेके जाते हैं, और वो उसके लिए आमतौर पे फार्मूला क्या अप्लाई किया जाता है, उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 100 में से इनके नंबर कितने हैं। तो इसी तरह जो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है, जैसे मैंने आपको रिलेटिव एक्यूरेसी और एरर के मुताबिक बताया था, तो उनको हम एक स्केल पर लाने के लिए, मुख्तलिफ डेटा को कंपेयर करने के लिए हम ये रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या वो उनका एरर का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस रेफरेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो आगे वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। अब हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। जी, तो ये एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा है। द फॉलोइंग रेप्लिकेट वेइंग वर ऑब्टेन्ड 29.8, 30.2, 28.6 and 29.7 milligram. Calculate the standard deviation of individual values and standard deviation of mean. Express these as absolute unit of the measurements and relative measurement variance. अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आपने क्या करना है, आपके पास फार्मूला मौजूद है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि आपकी जितनी भी ये इंडिविजुअल वैल्यूज हैं उनको टेबल की फॉर्म में इस तरह से लिखना है। एक्स आई क्या है, 29.8, 30.2, 28.6, 29.7, ये आपकी एक्स है, एक्स आई आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज। इनको आपने सम अप कर लेना है। सम करेंगे, ये साइन है समेशन का, सम करने का।
118.3। अब आपने क्या करना है कि आपने इसका एक्स बार निकालना है। आपने इसका एक्स बार निकालना है, सम ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये 118.3 बटे 4, तो ये 29.6 आ गया। अब अगला कॉलम जो यहाँ डिजाइन किया गया है वो एक्स आई माइनस एक्स बार है। एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई हमारे पास ये है, एक्स बार हमारे पास ये है। तो इस वैल्यू से हमने ये इंडिविजुअल तमाम वैल्यूज माइनस करके उनके ये आंसर लिख देने हैं। तो जब इनको माइनस करेंगे तो ये 0.2, 0.6, 0.1 और 0.1 आ जाते हैं। और इनको हम जब सम कर लेंगे तो ये 1.9 आ जाते हैं। अब अगला फार्मूले के अकॉर्डिंगली, चूंकि फार्मूले में तो हमने ये यूज करना है, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब यहाँ शो नहीं हो रहा, उनमें से हो सकता है कुछ वैल्यूज नेगेटिव में आए। नेगेटिव में लिखनी चाहिए नेगेटिव, लेकिन बुक में वो उनसे मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पे जब आप किसी भी पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, जब उसका स्क्वायर ले लेते हैं वो सब पॉजिटिव हो जाती है। दोबारा क्या, जब हमने इन तमाम वैल्यूज का इंडिविजुअली स्क्वायर ले लिया, जैसे 0.2 का 0.04 आ गया, 0.6 का 0.36 आ गया, और अकॉर्डिंगली 1 का 1 और 0.1 का 0.01 आ गया। अब हमने इसको समअप कर लिया तो 1.41 आ गया। अब आपने इस फार्मूले के अंदर आपके पास क्या कहना चाहिए, जो फार्मूला है वो क्या है, समेशन एक्स आई, ये समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस वन होल अंडर। अब इसी फार्मूले के तहत, इस फार्मूले में हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। ये समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर 1.45 एन माइनस वन 4 माइनस वन होल अंडर रूट, तो ये 0.69 मिलीग्राम आ गया। ये है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने निकालनी है कि इसकी क्या कहना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला आपने ऊपर देखा हुआ है। ये क्या है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। पुट द वैल्यूज हियर, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार मल्टीप्लाइड 100, तो 2.3% ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, या इसको रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट एन, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप उसकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज आई हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन है, उसकी आप रिलेटिव या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं, तो ये 0.34 ओवर फिर एक्स बार मल्टीप्लाई 100 1.1%, ये रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन आ गए। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, यानी कि रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन जो है, वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो इंडिविजुअल वैल्यूज का भी हो सकता है और आपकी मीन वैल्यू का भी हो सकता है। आपने अकॉर्डिंगली उसको लेकर चलना है, और ये डिटर्मिनेट एरर के रेफरेंस से जो है आप पहले मालूम कर चुके हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनालिटिकल सेट्स। ये आपके पास जो एनालिटिकल सेट ऑफ डेटा है, ये आपके पास इसी तरह ये वैल्यूज दी हुई हैं, 15.67 है, 15.69 है, 16.03 है। तो ये आपकी बेसिकली एक्स बार है, ये आपकी एक्स बार है, एक्स है, आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं। और ये उसी फार्मूले के तहत जो आपने पहले मालूम किया हुआ, ये आपकी एक्स माइनस एक्स बार है, और ये आपके एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है। तो उसी पैटर्न से जो पहले आप कर चुके हैं, पहले आपने इसका सम ले लिया, इसका भी सम ले लिया, इसका भी सम ले लिया। ठीक है। अब अगली बात यह है कि हमने सबसे पहले इसका एक्स बार निकाल लिया, हमने इसका एक्स बार निकाल लिया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। जब हम उसी फार्मूले के तहत जो हमारा पुराना फार्मूला है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस वन होल अंडर रूट, तो उस फार्मूले के तहत जब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली तो ये हमारी आ गई 0.2 ग्राम। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को मालूम करने के लिए एक फार्मूला और भी है, ये है
स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट शुरू समेशन एक्स आई ब्रैकेट बंद का स्क्वायर। यानी कि पहले इसमें क्या है कि इंडिविजुअली आपने और इसमें क्या किया कि आपने सारा सम करके फिर उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, ओवर एन होल को डिवाइड करेंगे n-1 से और इसको फिर होल का अंडर। आप यही वाली वैल्यू जो है, ये वाला जो हमने पहले काम किया वो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। हमारे पास एक्स आई का सम मौजूद है। उसके बाद हमने अब इस पैटर्न के तहत जब हमने लेके चलना है तो इसी को हम जो डेटा है इसको अगले इस फार्मूले के तहत हम देखते हैं इसी एग्जांपल को, ठीक है। तो हमने पहले एक्स आई का सम ले लिया, फिर हमने एक्स आई स्क्वायर का सम ले लिया। अब हमारे पास एक्स आई का भी सम मौजूद है और एक्स आई स्क्वायर का भी सम मौजूद है। अब हमने इस फार्मूले उसी फार्मूले के तहत ये जो आपका आपने पहले इसके स्क्वायर लिया है फिर उसको सम किया है, स्क्वायर लिया है फिर उसको सम किया है, तो वो वैल्यू है 748.69। तो ये फार्मूले के तहत यहां हमने पुट कर दी, माइनस जो आपके पास एक्स आई है इसकी इसका सम लेके इसकी स्क्वायर ओवर एन जो कि आपके पास 3 रेप्लिकेट है ओवर n-1 3 माइनस 1 होल अंडर रूट। तो जब हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये 2 1 आ गई, ठीक है। तो गोया आपके पास दो फार्मूलाज हैं कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना। अब ये एक और एक्सपेरिमेंटल सेट ऑफ डेटा है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड इन पीरियोडिक रेप्लिकेट डिटर्मिनेशन ऑफ लेड कंटेंट ऑफ अ ब्लड सैंपल जो कि हैं 0.752 0.752 0.756 0.752 0.751 एंड 0.760 ppm। ये आपके ब्लड सैंपल के अंदर लेड का लेवल है, मुख्य लेड को एस्टिमेट किया गया है रेप्लिकेट डिटर्मिनेशन में। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सेट ऑफ डेटा। तो आपने अब इस सेट ऑफ डेटा को मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूलाज दिए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए दो फार्मूले हैं और बाकी एक एक फार्मूला है। तो आपने इस सेट ऑफ डेटा को आपने ये सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। आपने इसी तरह से इसको डेटा को रिकॉर्ड करके आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, मेजरमेंट्स करनी है और फिर इसके रिजल्ट निकाल। अच्छा जी, तो ये फॉर द सेट ऑफ डेटा इन एग्जांपल 6.1 कैलकुलेट द वेरिएंस रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन पार्ट्स पर थाउजेंड एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड स्प्रेड ऑफ डेटा। ये स्प्रेड जो है बेसिकली ये रेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें चूंकि आप प्रीवियसली कर चुके हैं तो ये आपने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो स्प्रेड ऑफ डेटा है वो जब आप डेटा को इन सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू से होती है उससे सबसे जो छोटी वैल्यू होती है उससे माइनस कर देते हैं। तो ये आपका स्प्रेड ऑफ डेटा भी इसको कहते हैं, इसको रेंज ऑफ डेटा भी बोलते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रॉस एरर, ये हम पढ़ चुके हैं। That is absolutely different from the determinate error and indeterminate error. It is generally called as outlier. An outlier is occasional results in replicate measurement that obviously differ significantly from the rest of data. तो जब आप एनालिटिकल मेजरमेंट्स करते हो, आप डेटा रिकॉर्ड करते हो, तो यू विल सी कि आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा में समटाइम एक्सीडेंटली कोई एक आध वैल्यू जो है वो रेस्ट ऑफ द डेटा से बहुत ज्यादा बड़ी है या बहुत ज्यादा छोटी है। तो देन इट इज एनोमैलस वैल्यू, इट इज सस्पेक्टेड वैल्यू, और ये बाकी रेस्ट ऑफ डेटा या बाकी तमाम वैल्यू से ये इंटायरली डिफरेंट है, बड़ी है या छोटी है। तो सच टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज ग्रॉस एरर, जनरली डिक्लेयर्ड एज आउटलायर। अब हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि हम इसको कह दें कि हमने इसको डेटा के अंदर रखना है या नहीं रखना है, इसको आउटलायर डिक्लेयर करना है या नहीं करना है।
तो इसके लिए एक क्यू टेस्ट है, हम इसके ऊपर क्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं और क्यू टेस्ट अप्लाई करके हम ये डिसाइड करते हैं कि आइदर इट इज आउटलायर, इट शुड बी डिस्कार्डेड, आ दूसरे लफ्जों में ये आउटलायर नहीं है, ये सिस्टमैटिक एरर की वजह से है, तो हम फिर इसको डेटा के अंदर रिटेन करते हैं। अच्छा जी, तो अब ये है क्यू टेस्ट। अब क्यू टेस्ट क्या है? क्यू टेस्ट इज यूज टू determine if an outlier is due to the determinate error. If it is not, then it fall within the expected random error and should be retained. अगर ये डिटर्मिनेट एरर की वजह से नहीं है, जिसको सोर्स मालूम नहीं किया जा सकता, ठीक, तो अब फिर ये ड्यू टू द रैंडम एरर है, हम इसको रिटेन करेंगे डेटा में, हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम आउटलायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्यू टेस्ट क्या है? बेसिकली ये क्यू टेस्ट है, हम आपके जो डेटा दिया हुआ है उसके ऊपर क्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं, और क्यू कैलकुलेटेड जो हम टेस्ट के ऊपर डेटा अपना टेस्ट अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू ए ओवर डब्ल्यू। और ए ओवर डब्ल्यू की जो क्यू कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम, आप हमारे पास एक टेबल होता है, उस टेबल में देखते हैं, क्यू क्रिटिकल भी उसको बोलते हैं, क्यू टेबुलेटर भी बोलते हैं, उसमें हम देखते हैं और इनको फिर कंपेयर करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आइदर इट इज आउटलायर और नॉट आउटलायर, आइदर इट इज ड्यू टू द डिटरमिनेट एरर शुड बी डिस्कार्डेड और इट इज ड्यू टू द रैंडम एरर शुड बी रिटेन इन योर डेटा। तो ए क्या है और डब्ल्यू क्या है? ए इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द आउटलायर एंड द नियरेस्ट सॉर्टेड रिजल्ट। आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल सेट ऑफ डेटा है उसको जब आप एक सिस्टमेटिकली एक सऊदी या नजूली तरतीब में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लेते हैं, तो अब आपका आउटलायर क्या है? या तो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू है या एक्सट्रीमली हाईएस्ट वैल्यू है, तो उसका जो आपकी आउटलायर कंसिडर किया जा रहा है सस्पेक्टेड वैल्यू है, एनोमेलस वैल्यू है उसका, और जो उसके नियरेस्ट वैल्यू है, उन दोनों को जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू ए। और उसके बाद रेंज ऑफ डेटा डब्ल्यू, द रेंज ऑफ रिजल्ट, इसको स्प्रेड ऑफ डेटा भी बोलते हैं। तो बेसिकली आपका जो रेंज डेटा है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेटा। अब हम इसके ऊपर क्यू कैलकुलेटेड इज एन आउटलायर ओवर डिफरेंस ओवर रेंज। इफ क्यू कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन क्यू टेबुलेटेड और क्यू क्रिटिकल, अगर तो आपका क्यू कैलकुलेटेड जो है, जब इसको आप टेबल के अंदर इसी की वैल्यू देखते हैं तो वो क्यू कैलकुलेटेड की वैल्यू ज्यादा आती है और क्यू टेबुलेटेड की वैल्यू कम है, देन रिजेक्ट द आउटलायर इट इज ड्यू टू द सिस्टमैटिक एरर। ये सिस्टमैटिक एरर की वजह से है और इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, डेटे में से डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन अगर बसूरत दीगर अगर ऐसा नहीं है, क्यू कैलकुलेटेड जो है दिस इज लेस देन क्यू क्रिटिकल और क्यू टेबल, तो देन दिस इज ड्यू टू द रैंडम एरर, इट शुड बी रिटेन इन योर डेटा। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल अप्लाई करते हैं, द एनालिसिस ऑफ कैल्साइट सैंपल यील्डेड कैल्शियम ऑक्साइड परसेंटेज 55.95, 56.00, 56.04, 56.08 एंड 56.23। अब अगर आप डेटे को अरेंज करते हैं तो ये जो आपकी लास्ट वैल्यू है इट अपीयर्स एनोमेलस, ये बाकी रेस्ट ऑफ डेटा से परसेंटेज वाइज ये बड़ी लगती है। शुड इट बी रिटेन्ड और रिजेक्टेड एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर हम इसको डेटा के अंदर रिटेन करेंगे या हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। नाउ वी हैव टू डिसाइड एंड देयरफॉर वी हैव टू अप्लाई द क्यू टेस्ट। क्यू कैलकुलेटेड इज इक्वल टू ए ओवर डब्ल्यू। अब आपने देखना है कि ए किसके इक्वल है। अगर आप डेटा को अरेंज करते हैं तो आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो यह है 56.28, और उसके बाद जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है जो उसके नियरेस्ट वैल्यू है वो है 56.08। इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू के ए, और वो है 0.15। और उसके बाद है ओवर डब्ल्यू। डब्ल्यू आपके डेटा की जो हाईएस्ट वैल्यू है 56.28 और जो आपके डेटा की लोएस्ट वैल्यू है 55.95, इन दोनों को जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 2.8 0.28।
और इनको हम फार्मूले में पुट करके A/W वैल्यूज पुट करेंगे और ये वैल्यू उसकी आ जाती है क्यू कैलकुलेटर की 0.54। अब हमें कहा गया है कि हमने इसको 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे चेक करना है। तो 95% ये आपको नीचे टेबल दिया गया है। ये आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इस डेटा के अंदर देखते हैं तो हमारी 5 रेप्लिकेट मेजरमेंट्स है। ठीक है, तो ये रेप्लिकेट मेजरमेंट्स दिए गए हैं। ये आप ओके। तो अब हम देख रहे हैं कि आपका ये जो 5 रेप्लिकेट मेजरमेंट्स हैं और ये डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल दिए गए हैं। ये 90% है, ये 95% है और ये 99% है। अब हम इनमें से अगर देखते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो उनका नंबर 5 है और जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95 है। तो ये वैल्यू 0.71 ये टेबल की वैल्यू है, क्यू क्रिटिकल की वैल्यू है। इसको हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो फॉर 5 मेजरमेंट्स क्यू क्रिटिकल एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल इज 71 बिकॉज 0.54 is less than 0.71. We must retain the outlier at 95% confidence level because it is not due to the systematic error, it is due to the random error. Therefore, we have to retain it. अगर हमारे क्यू कैलकुलेटेड की वैल्यू ज्यादा आती और क्यू टेबुलेटेड की वैल्यू या क्यू क्रिटिकल की वैल्यू कम होती तो फिर हम इसको डिस्कार्ड कर तो फिर हम इसको रिजेक्ट कर देते बिकॉज दिस डिफरेंस इंडिकेट दैट द this error is due to the systematic error, due to the personal error, due to the instrumental error, due to the method error. And it is due to the determinate error that can be estimated, that can be determined, that can be rectified. Therefore, we have to reject this value. तो on this ground जो इस एग्जाम्पल के रेफरेंस से है तो ये हम इस वैल्यू को रिटेन करेंगे। उसके बाद why do we need statistics in our analytical chemistry? तो this is very important. एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टैट की जरूरत क्यों पेश आती है, इसके लिए हम क्या करते हैं? तो बेसिकली देखें, जब आपके पास डेटा जो है एक बेहतरीन फॉर्म में, अरेंज फॉर्म में होता है, बेहतरीन पैटर्न पे या फॉर्मेट पे प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको एक नजर देखने के बाद उसमें से कंक्लूजन ड्रा करना जो है दैट इज वेरी इजी। So, scientists need a standard format to communicate the significance of your experimental data. Therefore, आपने जो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जो आपकी रिकॉर्डिंग है, आपकी मेजरमेंट है, जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेट ऑफ डेटा है, आप जब उसको इन दी फॉर्म ऑफ अ टेबल, इन दी फॉर्म ऑफ अ चार्ट, इन दी फॉर्म ऑफ अ फिगर, इन दी फॉर्म ऑफ अ ग्राफ जब आप प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको उसमें से कंक्लूजन ड्रा करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको प्रेडिक्ट करना जो है इट बिकम टू डिफिकल्ट। So this is the main role of statistics, in particularly chemistry, and without statistics we not go safely. तो इसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। And secondly, data analysis method needed to get the most information from the finite data set. Therefore, to provide a basis for the optimal experimental design, तो जब आपने किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग करनी है, कोई एक्सपेरिमेंट रन करना है या कोई भी आपने रिसर्च करनी है, तो जब तक आप सिस्टमेटिकली नहीं चलेंगे, जब तक आप एक पैटर्न के तहत जो है चीजों को लेके नहीं चलेंगे, तो आप कभी भी उससे मीनिंगफुल डेटा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो बेसिकली फिनाइट सैंपलिंग के लिए, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए, डेटा को रिपोर्ट करने के लिए, डेटा की ट्रीटमेंट के लिए और फिर उसको एक मीनिंगफुल पैटर्न में रिप्रेजेंट करने के लिए वी ऑलवेज नीड स्टैटिस्टिक्स। एंड द लास्ट सम यूजफुल स्टैटिस्टिक्स टर्मिनोलॉजीज। स्टैटिस्टिक्स की दो बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। द वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Actually, it summarize and describe the population data observed
इन द सैंपल न्यूमेरिकली और ग्राफिकली। जब आप अपने डेटा को रिकॉर्डिंग के बाद अपने एक्सपेरिमेंटल सेट ऑफ डेटा को न्यूमेरिकली और ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं, तो this fall in the domain of descriptive statistics. On the other hand, inferential statistics, it uses pattern in the sample data to draw inferences about the population. उस पॉपुलेशन को, जिसके डेटे को आप समराइज कर चुके हैं ग्राफिकली या न्यूमेरिकली, उससे कोई प्रेडिक्शन देने के लिए, उसके कोई कंक्लूजन ड्रा करने के लिए, कोई नतीजा अखज करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है, उसको बोल देते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद ये कुछ चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी है, जैसे पॉपुलेशन है, तो ये इसके मतलब मैं बता चुका हूं कि द होल ऑफ द मटेरियल whose properties are to be estimated is usually referred as population। ये अगर उसकी कोई बाउंड्री हो, जैसे मैंने आपको मिल्क के कंटेनर की बात की है, या आपके क्या कहना चाहिए पानी के कंटेनर की बात की है, जिसकी एक डिफाइंड बाउंड्री है, जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है, जिसको एस्टिमेट किया जा सकता है, तो उसके मतलब उसको बोल लेते हैं फिनाइट सेट ऑफ डेटा। ऑन द अदर हैंड, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, जैसे मैंने आपको डेजर्ट की एग्जांपल दी है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, तो वो आपका इनफिनाइट सेट ऑफ डेटा है। सैंपल क्या होता है, मीन क्या होती है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ट्रू मीन क्या होती है, ऑब्जर्व मीन क्या होती है, ये सारी वो चीजें हैं जो प्रीवियसली मैं आप सबसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपने इसमें जो भी आपकी क्यूरी होंगी, क्वेश्चन होंगे, जो मैं यूट्यूब पे शेयर करूंगा, तो आपने वहां क्वेश्चंस अपने पुट कर देने हैं, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल इनफ टू आंसर यू। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।